सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाई है और कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार कानून नहीं लाती तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन काम करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इच्छा मृत्यु को लेकर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी करने की बात कही है। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोर्ट परिसर से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ, ये बहुत बड़ी खबर है महेश, क्या जानकारी है? देखिए रूबिका, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस हैं वो अपना पूरा जो जजमेंट है वो सुना रहे हैं और भी कंटिन्यू है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट था कि इसको मंजूरी दे दी गई है इच्छा मृत्यु को, तो हम लोग खबर के लिए बाहर आ गए हैं। लेकिन जो डिटेल इसकी गाइडलाइन है या क्या कुछ और उनके अपने जो इसकी अपनी इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि 5 जज है, 5 जज में कई बार क्या होता है कि इस अच्छा मृत्यु को तो सबने 5 जजों ने हाँ, लेकिन गाइडलाइन क्या है या क्या किसका अपना वर्जन है वो अलग अलग कभी डिफर कर जाता है। तो ओवरऑल ये है कि इसको इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है शर्तों के साथ, जैसे कि इसमें मेडिकल बोर्ड बनेगा, जो इलाके का मजिस्ट्रेट या टीएम है पहले वो भी जांच करेंगे, और जो व्यक्ति है मरणासन अवस्था में है उसको कोई बहुत करीबी व्यक्ति वो भी इस बात की रजामंदी देगा। तो ये सब बातें, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें ये भी देखना होगा हमें कि अभी जो गाइडलाइन है वो क्या आती है और कितनी देर में आ जाएगी। अभी जजमेंट चल रहा है और अभी हम दोबारा से कोर्ट रूम के अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या कुछ, थोड़ी बहुत देर में हमें कॉपी मिल जाएगी तो हम आप डिटेल बताएंगे दर्शकों को। ठीक है, तो मैं इंतजार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हमारे खास मेहमान यहाँ लगातार बने हुए हैं। सरकार के कानून बनाने तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भारत में इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली। हम कुछ देर के लिए महेश गुप्ता को इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं ताकि वो कोर्ट परिसर में जाकर ये पता लगा सके कि क्या कुछ और जो है वहां पर जजमेंट के तौर पर पढ़कर सुनाया जा रहा है। लेकिन तब तक जो मेहमान यहाँ पर हमारे साथ है, जरा उनसे भी इस पूरे मसले पर थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। रामचंद्रन सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 40 सालों से आपका अनुभव रहा है इस तरीके की स्टोरीज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और खासकर इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देना, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरे ख्याल में बड़ा पाथ ब्रेकिंग है ये। पहली बार ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तवज्जो की और उस पर कुछ उन्होंने टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक लॉ नहीं बनेगा इस देश में कि इसका क्या सलूक किया जाए, क्योंकि सबसे पहला इंस्टेंस या जो पब्लिकली सुनने में और पढ़ने में आया वो एक कपल मुंबई के हैं, 70 साल से ऊपर हैं, वो दोनों अकेले रहते हैं, अभी तक उनको कोई ख़ास बीमारी तो है नहीं, पर वो कहते हैं कि इस तरीके से और कितने दिन रहें और उनकी इच्छा ये थी कि उनको किसी न किसी तरह मृत्यु हो जाए। मेरे ख्याल में ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस उभर के आई हैं। उसको नज़र में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल वो गाइडलाइंस इश्यू करेंगे कि इन केसेस और इंस्टेंसेस में कैसे सलूक किया जाए, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। वाकई। अमीर हैदर ज़ैदी साहब हमारे साथ यहाँ पर नेता जुड़े हुए हैं सीपीआई के। सर, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? इच्छा मृत्यु को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन कई ऐसे संगठन थे, कई ऐसे संस्थाएं थी जो ये कह रही थी कि यूथनेशिया को किसी तरीके की हामी कैसे मिल सकती है, जब ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है तो मौत भी वही लेगा। ये इस तरीके के हमेशा से दलीलें आती रही है, लेकिन अमीर साहब आपका क्या रिएक्शन है इस पर? प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। किसी को हक नहीं है जान लेने का, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जैसे कोई बहुत दिनों से कोमा में है, नहीं है, चलने फिरने में कुछ ऐसा, उन नियमों में अगर कुछ है तो जब पूरा फैसला आएगा उस पर लेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया यही है कि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ साहब आपकी? मैं ये कहूँगा कि जो समाज की स्थिति बनती जा रही है पिछले 2-3 दशक से, जहाँ पर कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ सही से सलूक नहीं करते हैं, तो अगर कोई माँ बाप इस स्थिति में पहुँचता है और उसको ये लगता है कि हमें अब मृत्यु के पास जाना चाहिए, तो हमको लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ज़रूर है कि वो प्राकृतिक तरीके से हो तो बेहतर होता, प्राकृतिक तरीके से हो तो बेहतर। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, ये एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, हालांकि डिटेल्स अभी नहीं पता है, गाइडलाइंस क्या हो सकती है ये जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार कानून नहीं बना देती है तब तक गाइडलाइंस के तहत इच्छा मृत्यु को स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है।
मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इस मामले के सारे पहलुओं का ठीक से जो है अध्ययन करने के बाद निर्णय दिया होगा। और इच्छा मृत्यु को लेकर जिस बहुत सारे मामले हुए जिसमें ऐसा आवश्यक भी लगा कि इच्छा मृत्यु तो बहुत सारे मामलों में कुछ लोगों को जिस तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ी उससे मुक्ति मिलती है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी कुछ तकनीकी खामी है, मुझे लगता है दोबारा हमें थोड़ा संपर्क साधना पड़ेगा और फिर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जजमेंट पढ़कर सुनाया जा रहा है। 5 जजों की ये पीठ है, इच्छा मृत्यु को लेकर सुनवाई हुई और उसके बाद जो फैसला आया वो वाकई बहुत बड़ा फैसला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इच्छा मृत्यु ठीक है अगर वो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है उसे फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। पैसिव यूथनेशिया आप इसे कह सकते हैं। चीफ जस्टिस समेत 5 जजों की ये संवैधानिक बेंच है जिसने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इच्छा मृत्यु पर सरकार के कानून बनाने तक गाइडलाइंस लागू रहेगी। और जी, इसमें जो नालायक पुत्र है ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और उनसे हो जाएंगे, उनसे जबरदस्ती साइन करा के भी ये कुछ किया जा सकता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। इनके जो बुजुर्ग हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ अत्याचार का एक नया कानून बनने जा रहा है। रामचंद्रन जी, एक बहुत बड़ा पक्ष है ये, सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखता है कि माँ वहाँ बिस्तर पर है, पिता वहाँ बिस्तर पर है और अंगूठा जो है दस्तखत के तौर पर ले लिया जाता है, अंगूठे के निशान। क्या वाकई इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नालायक जो ये कह रहे हैं, नालायक पुत्रों या पुत्रियों को कहीं हथियार दे देंगे? देखिए, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि जो पुराने फैमिली यूनिटी होती थी, जहाँ पर बुजुर्ग घर पे रहते थे और बच्चे उनका ख्याल रखते थे, वो अब बिखरता हुआ जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं। बहुत इंस्टेंसेस पिछले 10 साल में उभर के आई हैं जहाँ पर बुजुर्ग ने कहा कि भाई हमारे बच्चे तो छोड़ के चले गए, जिनको जहाँ जाना था अब हमको देखभाल करने वाला कोई है नहीं, और इस उम्र में 80 उससे ऊपर हो गई है, अब बीमारियाँ हम कितने साल झेलेंगे, इससे अच्छा यही है कि हमको मृत्यु मिल जाए। जैसे आपने कहा, कह रहे हैं सर ना, मजबूरी तो है ही। अगर सर सरकार उनका ख्याल रखे, सरकार कोई ऐसी वेलफेयर की स्कीम लेके आए तो वो नहीं करेंगे, या उन्होंने पूरे साल पूरी जीवन अपना देश सेवा के लिए लगाया, वो देश सेवा की, लेकिन अंतिम समय में अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए और उसका शोषण करने के लिए 2 या 3 बच्चों के लिए वो जबरदस्ती जब जमीन जायदाद गलत साइन करा के अपने नाम करा लेते हैं, तो उस हालत में उन बुजुर्गों की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। नहीं, देखिए आपका पॉइंट वाजिब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट स्थिति अब ऐसे बन गई है कि बुजुर्ग लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर स्टेट ने कोई उनके लिए अरेंजमेंट कर दी और वो अच्छा चलने लगेगा, अमूमन हमारा देश में आबादी इतनी है, क्या स्टेट इस पे कुछ नजर डाल सकती है? मैं यही प्रश्न चिन्ह है। रामचंद्र जी, एक उदाहरण है। अभी कुछ पिछले साल ही जब आसाम की नई सरकार आई थी, तो आसाम की सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से उनके तनख्वाह में जब देखा कि अगर माँ बाप का सेवा ठीक से नहीं कर रहा है तो उसका काट लेता है उसमें से। तो ये कानून से ठीक नहीं होगा। मैं देखना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग क्या है, उस रूलिंग में क्या बात कही गई है, उस पर संपूर्णता में एक कमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक बात सही है कि पिछले 20-25 साल में जो स्थिति हुई है समाज की, परिवार की, वो एक चिंतनीय विषय है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट, हमको लगता है कि उस पर समग्रता में उसने विचार किया होगा, और उसकी रूलिंग क्या है, उस रूलिंग को देखने के बाद ही इस पर एक अच्छा कमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि महेश गुप्ता को फोन लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि डिटेल जो है वो जल्दी से हमें देंगे। लेकिन एक एनजीओ ने लिविंग विल का हक देने की मांग को लेकर पिटीशन लगाई थी। आपको बता दूं, उसने सम्मान से मृत्यु को व्यक्ति का हक बताया था, और उसी सुनवाई के बाद ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का आया है, जिसमें यह कहा है कि हर किसी को सम्मान से मरने का हक है। और यहां पर अभी जो खास मेहमान हैं वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस फैसले के क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं हमारी जिंदगी और हमारी सोसाइटी में। लेकिन सच ये है कि जो डेथ बेड पर होता है, मृत्युशैया जिसे कहते हैं, उस वक्त जब बार बार ये एक ख्याल आता है कि सिर्फ और सिर्फ अब मौत ही है
जो सुकून पहुंचा सकती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को देखकर, जांच परख कर यह फैसला लिया है कि सम्मान से मरने का हक हर किसी को है और कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की जाएगी और उन गाइडलाइंस के तहत ही इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिलेगी। और केंद्र उसमें यह कह रहा है कि मेडिकल बोर्ड जो है वही तो फैसला करता है। बहस के दौरान केंद्र ने कहा था कि अरुणा शानबाग का केस जो है उसमें बार बार एक ही बात आ रही थी कि वो बहुत अरसे से, बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ डेथ बेड पर है, वो कोमा में है। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन मेडिकल बोर्ड को ऐसे दुर्लभ मामलों में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाने का हक दे चुका है। ये तो शानबाग केस में कोर्ट मेडिकल बोर्ड को ऐसे दुर्लभ मामलों में जो है सपोर्टिंग सिस्टम, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, उसे हटाने की इजाजत दे चुका है। लेकिन दूसरे केसेस में क्या, और इसीलिए बाकायदा एक गाइडलाइंस जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं। अगर कोई लिविंग विल करता है तो भी मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाया जाएगा। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने आपका तारुफ करवा दिया है। और दुष्यंत नागर भी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस समर्थक है। देखिए, बात हमें आज त्रिपुरा पर करनी थी। त्रिपुरा को लेकर किस तरीके से बार बार चर्चा का विषय मूर्ति से लेकर, आइडियोलॉजी से लेकर हर एक चीज पर आकर रुक रहा है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, इसीलिए जी न्यूज ने यह डिसाइड किया है कि इस बड़ी खबर पर हम इस वक्त बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भारत में इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलेगी। प्रेम शुक्ला साहब, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप पहले अपनी बात पूरी करें। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने विविध पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इस पर अपना निर्णय सुनाया है। मुझे लगता है कि इच्छा मृत्यु पर जिस तरह से जिनके पास असाध्य रोगों से जो ग्रस्त लोग हैं और जिनमें मेडिकल बोर्ड ये तय करेगा कि ये लाइलाज रोग के शिकार है, इनको सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के कानून का दुरुपयोग ना होने पाए, इस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बन रही है और उसका विस्तार से मुझे लगता है आने पर उस पर चर्चा की जा सकती और कालांतर में सरकार भी इस पर कानून बनाएगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके दुरुपयोग की संभावनाओं से निश्चित तौर पर जो है उसमें किसी प्रकार का लूप होल ना रहने पाए, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक और सरकार निश्चित तौर पर करेगी। दुष्यंत नागर, मैं ये पढ़ रही हूँ, भारतीय कानून ये कहता है कि भारत में इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही अवैधानिक कृत्य है, क्योंकि मृत्यु का प्रयास जो इच्छा के कार्यान्वयन के बाद ही होगा, वो भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या का अपराध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है हमारी ये गाइडलाइंस है, हर किसी को सम्मान से मरने का हक है। बिल्कुल, उसमें मेडिकल बोर्ड की सिफारिश अगर है तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ गलत है। सम्मानजनक मृत्यु का भी व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। वैसे अमीर हैदर जैदी साहब, ये पहला तो देश नहीं है जहां पर इस तरीके की इच्छा मृत्यु देने की बात सामने आ रही हूँ। दूसरे भी दुनिया के देश है जिन्होंने हामी भरी हुई है। फिर किस तरीके की, देखिए मेडिकल बोर्ड होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो उसने अपनी लिविंग विल दे दी और उसके बाद उसे इच्छा मृत्यु मिल जाएगी। रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अन्य कानून के अंदर भी मौजूद है, उसका दुरुपयोग होता हुआ नजर आता है। इसके दूरगामी भयंकर परिणाम निकलेंगे और मेरा तो दिल हिल गया, ईमानदारी की बात है। और मैं एक ऐलान करता हूं आज की टीवी पे आपके बैठ कर, जो बुजुर्ग अपने बच्चों से पीड़ित है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसकी सेवा करूंगा। मुझे आंसू आ रहे हैं इस फैसले से, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं इस फैसले से। मेरी आत्मा हिल गई कि ऐसा बुजुर्ग जो सारे जीवन देश की सेवा की हो, बच्चों की परवरिश की हो, और वो जब 70-80 साल की अवस्था में आता है उसे कह दिया जाता है अब तुम मर जाओ, उसकी कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। उसका अपराध क्या है? नहीं, 2-3 दिन सुन लीजिए, ये जिन्होंने पटिशन दाखिल की है वो स्वस्थ हैं, जिन्होंने की है वो स्वस्थ है, वो चल फिर सकते हैं। उनका अपराध इतना है कि उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए, उन बच्चों को पालने का अपराध है उन्हें। लेकिन आत्मा हिलती है इन चीजों से। नहीं, आप क्या आप उसे एक ही चश्मे से, अमीर साहब मैं सच में आपकी भावना की कद्र करती हूँ, आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, हो सकता है कि आपको आप सिर्फ वही पहलू देख रहे हो, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारे दूसरे केसेस भी तो होते हैं। अमीर साहब, आप जानते हैं एक गरीब है, वो मेडिकल फैसिलिटीज, मैं बहुत देखिए सोच समझ कर इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है। देखिए, अगर कोई गरीब है तो सुविधा सरकार हमारी कल्याणकारी सरकार है, डिक्टेटरशिप नहीं है।
और सरकार की जिम्मेदारी है वेलफेयर करे। अगर कोई गरीब आदमी है तो उसे मेडिकल सुविधा कौन देगा? नहीं दे सकते आप, तो उसे कह दोगे कि हम तुझे मारेंगे, चल साइन कर। क्या दुरुपयोग होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आप नहीं जानते, पूरा देश जानता है। अच्छा, इसमें भी दुरुपयोग होगा। मैं इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा। मैं बस बहुत छोटी बात कहना चाहूंगा। तो कुछ अभी एक दो पेशेंट ऐसे आए हैं, आमिर भाई, एक दो पेशेंट ऐसे आए हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे है, जिनके शरीर धीरे धीरे पत्थर में परिवर्तित होता जा रहा है, शरीर के अंग विकृत होते जा रहे हैं और असाध्य रोग है जिसको डॉक्टर ही नहीं खोज पाए वो क्या है। और अगर वो इच्छा मृत्यु मांगे और मेडिकल बोर्ड उसकी निगरानी करके उसमें कोई सिफारिश करता है तो मैं नहीं समझता। नागर जी वो इच्छा मृत्यु जब मांग रहा है जब उसकी सेवा करने वाला नहीं रहा कोई। अगर उसकी सेवा करने वाला होगा तो वो नहीं है। चलिए केसेस टू केसेस अब एक दो केस डिस्कस हो सकता है। अगर कोई एक केस है तो उसका फैसला अलग हो सकता है, लेकिन इन जनरल कानून बनाना इसका मतलब गलत है। अच्छा आमिर साहब, इस पर केसेस टू केसेस अब डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, जहाँ सब मैं आऊंगी आपके पास, आपकी राय भी लूंगी। ये ऐतिहासिक फैसला, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सम्मान से मरने का हर किसी को हक है। गाइडलाइंस जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना देती है इच्छा मृत्यु को लेकर, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी सशर्त। लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है, 11:19 हो रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को सशर्त इजाजत दे दी है। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस की बेंच की तरफ से आया है, जिसमें यह कहा है कि हर व्यक्ति को देश के सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। भारत में इच्छा मृत्यु को इजाजत मिल गई है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेगा जब तक सरकार किसी तरह का लॉ लेकर नहीं आ जाते, क्योंकि आप समझ लीजिए इच्छा मृत्यु जैसी कोई चीज यहाँ इस देश में जायज नहीं थी अब तक, क्योंकि अब तक अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की खुद के साथ या किसी और के साथ तो आपको आईपीसी की अलग अलग धाराओं में अपराधी भी बनाया जा सकता है। महेश गुप्ता वहां कोर्ट परिसर में हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। महेश, और क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है? देखिए, जो ये इच्छा मृत्यु का इशू है इसके अंदर दो पहलू होते हैं। एक तो है लिविंग विल, कि कोई आदमी खुद पहले से लिख देता है कि अगर कभी मैं मरणासन अवस्था में चला जाऊं, मैं बेहद नहीं पा रहा हूं और कई सालों तक सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही चल पाएगा, तो ऐसी स्थिति में मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए, मुझे जो है मरने दिया जाए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जो है नरक से भी बदतर होती है। और एक दूसरा पहलू ये है कि पैसिव यूथेनेशिया मीन्स ये कि किसी आदमी की लिविंग विल नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि कई महीनों से या सालों से वो वेंटिलेटर पे चल रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, तो उसमें उसका थर्ड पर्सन यानी उसके परिवार वाले या उसके जो शुभचिंतक है वो चाहते हैं, मांग करते हैं कि नहीं बहुत हो गया, इस इंसान को जो है अब मरने दिया जाए। अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं तो इसकी ज़िंदगी जो है कहते हैं मौत से भी बदतर चल रही है। तो ये दोनों पहलू हैं इसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी शंका जताई कि इसका कोई मिसयूज, कई बार कुछ परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं बुजुर्ग है तो जो है वो देखभाल नहीं करना चाहते, या कई बार कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामने आ जाता है, तो इन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के महेश जी कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, मैं फिर आपके पास आती हूँ, लेकिन जितनी भी बात समझ में आई है कुल मिलाकर यही है कि इसके अच्छी भी बिंदु हैं और इसके बुरे भी बिंदु हैं। आमिर जैदी साहब ये कह रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पर एक अच्छा फैसला नहीं ठहराया जा सकता है, इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि देश में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और अपने माँ बाप को, क्योंकि वो उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं या फिर आगे उनको वृद्धा आश्रम का भी खर्च नहीं उठाना चाहते हैं, तो वो यही काम करेंगे, इसका कहीं ना कहीं नाजायज तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ टी.आर. रामचंद्रन जी जुड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी डिमांड और इसकी मांग बहुत पहले से आ रही थी, खासकर उन लोगों की तरफ से जो अब सच में नहीं जीना चाहते, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। जहाँ साहब आप भी अपना पक्ष एक बार रख दीजिए। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक आपको केस बताना चाहूँगा। पिछले एक दिन गंगाराम हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग माँ बाप को एक बच्चे जो अमेरिका में रहते थे उन्होंने भर्ती कराया वहाँ पर, और भर्ती इसलिए कराया कि उनको सेवा करने के लिए उनके पास न फुर्सत था, तो वो अमेरिका से वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि अपने माँ बाप का, जब देखा कि उनकी स्थिति पिछले 20-25 दिन के बाद काफ़ी मेडिकेशन हुआ वहाँ पर, मेडिकेशन के बाद उसकी स्थिति और ख़राब होती गई, तो उन्होंने कहा कि तब मैं क्या करूँ। तो
डॉक्टर ने कहा कि आप बताइए, आप अपना विल दीजिए, अगर तो हम कुछ और मेडिकेशंस का कर सकते हैं। तो मैं ये उदाहरण के तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि अब इसमें डॉक्टर की भी सहभागी है। डॉक्टर भी चाहते हैं कि एक पेशेंट को कितना से दिन या आईसीयू में रख करके, क्योंकि अब जो पूरे समाज की जो व्यवस्था बनती जा रही है वो ऐसा बनती जा रही है उसमें कि एक डॉक्टर का भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। और डॉक्टर निगेटिव भी कर सकता है, डॉक्टर पॉजिटिव भी कर सकता है। और पिछले जो 20 साल का हमारा अनुभव है, लोगों का इस मेडिकल साइंस में भी विश्वास उठने लगा है। मेडिकल साइंस में क्या सर, मेडिकल तो अब पूरा का पूरा कमर्शियल हो गया है। और अगर मैं कहूँगी तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगा, बात तो सच्ची है। कई बार हम ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को पकड़ते हैं कि वो होती कोई और बीमारी है, उसे आप जाइए ना मेडिकल बनवा दीजिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं मेडिकल। इसीलिए ये जो है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव कितना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा बात करने का विषय है सर। मैं यही कह रहा था। हाँ। कि आजकल के बच्चे जो है हॉस्पिटल में डाल करके इस तरीके से भी माँ बाप को मार रहे हैं। ये एक अमीर हैदर जैदी साहब, एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं आती हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, दुष्यंत नागर भी हैं, टी.आर. रामचंद्रन साहब भी हैं। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें यूथनेशिया का प्रतिरोध हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस सामने आए जिसमें एक माँ लेटी हुई है, बहुत परेशान है, उसके बेटे ने, ये अमेरिका का केस था, उसके बेटे ने नींद में ही इंजेक्शन दे दिया, नींद की दवाई का ओवरडोज दे दिया और वहां पर इच्छा मृत्यु जो है जायज थी। और उसके बाद हुआ ये कि किसी तरह का कोई ट्रायल ही नहीं हो पाया, वो बच निकला। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और उसके बाद इसके और क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कितना सही कितना बुरा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।